नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। क्लास 6 का एनसीईआरटी लेके चले हैं हम। तो आज तीसरा टॉपिक को पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की कैसी गति है उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे इसको। आराम से चलते हैं आज आराम से चलते हैं हम भी, कोई देरी नहीं है, समझते हैं ढंग से ना। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। कौन कौन सी गति है फिलहाल यही जानिए। एक घूर्णन गति है, एक परिक्रमण गति है। पृथ्वी की दो गति है, घूर्णन एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मतलब यहाँ पे कोई उदाहरण ले ले, जैसे ये इसको बॉल को अपने अक्ष पे पृथ्वी खुद घूमेगी, पृथ्वी रोटेट करेगी। जैसे ये रोटेट कर रही है, ये गति क्या कहलाएगा? घूर्णन गति कहलाएगा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। साफ घूर्णन के किसको कहेंगे सर? घूर्णन उसको कहेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट करे, उसे घूर्णन कहेंगे। अब परिक्रमण किसे कहेंगे सर? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने परिक्रमण कहेंगे। कितना आसान है, घूर्णन समझ में आ गया, परिक्रमण भी समझ में आ गया। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है। ये नहीं कि वहाँ रोड हाईवे बना हुआ है ना, हाईवे वाईवे कुछ नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। मतलब ऐसे ही जाती है, ये नहीं कि इसका रोड बना हुआ है उधर से जाती है, ऐसा कुछ नहीं। काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 86.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय सतह को पहले समझते हैं। कक्षीय सतह किसे कहते हैं सर? अगर इसको पृथ्वी माना जाए, ये कक्ष हुआ जी, ये कक्ष हुआ, समझे। मान लीजिए ऐसे होता, अगर लेकिन झुकी है कितना? कक्ष से 86.5 डिग्री झुकी है। तो ये जो एंगल है, यही एंगल कितना होगा? ये 86.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा 86.5 डिग्री झुकी है। इसका मतलब इधर से अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अक्ष पे ना जी। तो कक्षीय झुकाव कितना है भाई? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये जो समतल ये समतल जो बनाया, यही समतल कक्षीय समतल कहलाएगा। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये पहले भी जान चुके हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है ना। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, सच में गोले के समान है एकदम। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मतलब पृथ्वी एक गोला का समान है, इसलिए तो इसका एक के भाग में क्या होता है भाई? सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है, ये क्या है भाई? सूर्य है। छोटा बनाना पड़ेगा सूर्य को, क्योंकि छोटा क्यों? क्योंकि दूर में स्थित है सूर्य ना। तो दूर में स्थित है, पृथ्वी से भले बड़ा है लेकिन दूर में है, तो दूर का वस्तु छोटा दिखाई देता है हमको ना। तो सूर्य की रोशनी जब आएगी, मान लीजिए इधर एक के तरफ पड़ना पड़ेगी, यही भाग भाई प्रकाशमान होगा। दीप्तिमान जो होगा एक ही भाग होगा, और दूसरे भाग में क्या होगा? आधा पृथ्वी पे रात्रि का समय होगा। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, इसलिए पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जैसा चित्र 3.2 में दिखाया गया है। देखते हैं भाई चित्र 3.2 क्या है, किधर है? हाँ देखें, चित्र 3.2 यहाँ पे देख रहे हैं। ये सूर्य है, इसका रोशनी, ये जो पीला वाला भाग है ना, यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे दिन का समय है, यहाँ रात्रि का समय है। ये पीछे वाला भाग है, क्योंकि इधर का रोशनी इधर घूम के नहीं न जाएगा जी। यहाँ पे अच्छा समझाया गया है। अक्ष और कक्ष देख रहे हैं, 23.5 डिग्री, मतलब यहाँ से 66.5 डिग्री होगा, यहाँ से 66.5 23.5 डिग्री।
तो ये जो कक्षीय झुकाव होगा 66.5 डिग्री का है, वहाँ पे दिखाया गया है। हाँ चलिए, उस समय शायद ये बता दिए थे हम क्या, 66.5 डिग्री इसको दे दिए थे ना, ये 23.5 होगा, इधर का जो बचेगा वो 66.5, क्योंकि 90 में 23.5 जाएगा तो 66.5 बचेगा, ये बचेगा। चलिए फ़ोन आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। चलते हैं, फ़ोन ऑफ कर दिए। अच्छा, चित्र 3.2 में देख सकते हैं आप, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटा का समय लेती है भाई? 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन का जो समय काल है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है, वही समय क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। दैनिक गति किसे कहते हैं भाई? एक चक्कर पूरा कर ले, दैनिक गति कहलाएगा। तो 12 24 घंटा का दैनिक गति होगा ना। एक पूरा चक्कर करने में पृथ्वी 24 घंटा का समय लगता है, वही बात है। नेक्स्ट है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि एक के तरफ सूर्य की रोशनी बार बार पड़ेगा, एक तरफ क्या हो जाएगा? देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, एकदम दिन होगा भाई, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ते रहेगी, गर्मी बढ़ते रहेगा। और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है हो पाएगा। अगर मान लीजिए ये घूर्णन गति नहीं होता ना पृथ्वी में, तो जीवन भी संभव नहीं हो पाता पृथ्वी पे, क्योंकि एक तरफ पूरा ठंडी, एक तरफ गर्मी, और गर्मी भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि सूर्यताप बरोबर मिलते रहेगा, ठंडाने के मौके नहीं मिलेगा। तो ये पूरा भाग गर्म होते जाएगा, ये पूरा भाग ठंडा होते जाएगा, मौसम क्या हो जाएगा? जीवन की अनुकूल दशा नहीं रह पाएगी यहाँ पे पृथ्वी पे। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। मतलब सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमेगी तो उसे क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 1/4 मतलब 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा, 6 घंटा 1/4 को कैसे बोल दिए? एक दिन मतलब 24 घंटा, एक दिन मतलब 24 घंटा, अब बटा 4 है, 6 चौके 24 मतलब 6 घंटा, 6 घंटा हुआ। 365 दिन 6 घंटा का दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये सूर्य है, सूर्य का परिक्रमा करने में किसको? पृथ्वी को यहीं से शुरू करेगा ना, यहाँ से फिर यहाँ आने में कितना दिन लगाता है भाई? 365 दिन और 6 घंटा ना जी, 6 घंटा 6 आवर, तो इतना लगाता है। तो सोचिए, तो इसे क्या कहेंगे? एक वर्ष कहेंगे, क्योंकि एक वर्ष में सूर्य के चक्कर लगाती है। 6 घंटा को इसमें नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 365 दिन का एक साल मानते हैं और 6 घंटा को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो 6 घंटा जाता कहाँ पे है? 6 घंटा को समझते हैं, पहले इस फिगर को समझते हैं, समझे? इस फिगर को देखिए, यहाँ सूर्य है, दीर्घवृत्ताकार पथ पे पृथ्वी चल रही है। पृथ्वी कहाँ चल रही है? दीर्घवृत्ताकार पे। आप देख रहे हैं, इतना दिन से जो हम बोल रहे थे, कभी उत्तरायण होती है सूर्य, कभी दक्षिणायन होती है सूर्य, अभी समझ में आएगा। सूर्य है, सूर्य की रोशनी अभी, सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ेगी भाई? देख रहे हैं कहाँ पड़ेगी सूर्य की रोशनी? डायरेक्ट यहाँ पे पड़ा। यहाँ पे ध्रुव किधर है? दक्षिणी गोलार्ध कहाँ पे? इधर है दक्षिणी गोलार्ध, सूर्य झुकी हुई इधर है। तो ध्रुव पे क्या होगा? यहाँ से यहाँ आते आते, यहाँ से यहाँ आते आते उत्तरी ध्रुव पे धूप हमेशा रहेगा। 6 महीना का दिन होगा, समझे? यहीं से दिन है ना स्टार्ट हुआ है, 6 महीना का दिन होगा। अब जो यहाँ आइए देख रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव किधर जा चुका है? इधर जा चुका है। 6 महीना का रात्रि होगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव देख रहे हैं किधर है? इधर है दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि झुकी हुई है। तो ये इधर क्या है? अंधेरा है। 6 महीना का अंधेरा रहेगा, क्योंकि आधा समय ऐसे ही चलता है। उसके बाद यहाँ पे रात्रि होगा, यहाँ पे दिन, इधर रात्रि। फिर क्या होगा भाई? ये मान लीजिए सर घूमती भी तो है घूर्णन गति के कारण, तो ये सोचिए ये घूमेगी,
तो भले ये भाग इधर आ सकता है, क्या ये भाग कभी इधर उधर जाएगा? तो ये भाग तो स्थिर रहेगा। ये भाग स्थिर होने के कारण ही उस भाग पे रोशनी नहीं पहुँच पाता है। क्यों? कब तक? 6 महीना तक नहीं पहुँच पाता है ये पूरा रेखा में, समझे। फिर दक्षिणी ध्रुव पे यहाँ धूप डायरेक्ट पहुँचेगा, उत्तरी ध्रुव अंधेरा रहेगा। फिर यहाँ देखिए इधर आएगा। 4 स्थितियाँ दिखाया गया है, 4 स्थिति दिखाया गया है। ये है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु क्योंकि दक्षिणायन हो गई है सूर्य ना जी। सूर्य अभी दक्षिण में 6 महीना का दिन होगा, यहाँ से यहाँ तक दक्षिणी, हाँ यह इधर से इधर यहाँ से यहाँ तक 6 महीना का दिन होगा दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है अभी, मतलब गर्मी का दिन है। अब फिलहाल क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडे का मौसम रहेगा। ये सब बात है। हाँ, यहाँ पे समझते हैं कि वो जो 6 घंटा था वो गया कहाँ पे? 365 दिन और 6 घंटा का क्या होता है भाई? 6 आवर का 1 वर्ष होता है। तो ये 6 वर्ष को 6 घंटा का 6 घंटा को क्या कहते हैं, क्या है? तो 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। मतलब 6 घंटा को 4 वर्ष में 6 6 12 6 18 6 24, तो एक दिन हो गया ना, तो उसको जोड़ के एक दिन पूरा दिया जाता है। अब फरवरी महीना को लीप ईयर घोषित कर दिया जाता है और फरवरी महीना 28 दिन के बाद कितना हो जाता है? 29 दिन। तो वही बात है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह के 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो वर्ष एक, इसका मतलब ये उदाहरण है कि लीप वर्ष वही ठू देखते हैं होता है जो 4 से पूरा कट जाता है, उस लीप वर्ष होता है मैक्सिमम। और मेन बात है कि लीप वर्ष प्रत्येक चौथा वर्ष होता है, क्योंकि 6 घंटा का 4 वर्ष में हो जाता है एक दिन। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। आप पता लगाइएगा बाद में जाके कि अभी 2022 चल रहा है, 22 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा है। कमेंट कीजिएगा लीप वर्ष कौन सा है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप देखें ऊपर में दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। देख रहे थे, एक के दिशा में झुकी हुई थी। ये नहीं कि इधर गया। देख रहे हैं यहाँ पे वो देख रहे हैं विनोद वो डायलॉग आ गया ना, पंचायत वेब सीरीज का। ये देख रहे हैं, ये जो झुकी हुई है, आप यही डायरेक्शन में यहाँ पे भी झुकी हुई है, यही डायरेक्शन में यहाँ पे भी झुकी है। ये जो घूम रही है ऐसे घूम रही है, समझे, पश्चिम से पूरब की ओर। ये भी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है यहाँ पे भी। लेकिन झुकाव ये नहीं कि जाके इधर हो गया, ऐसा नहीं है ना। सभी डायरेक्शन, सभी जगह जाके एक के डायरेक्शन में झुकी होती है पृथ्वी, यही दिखाया गया है और यहाँ पे समझाया भी गया है वही। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। 4 कंडीशन में वसंत ऋतु हो जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगा और ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। तो वही बात है, 4 ऋतु में बांटा जाता है, क्योंकि 4 स्थिति में पहुंचता है धीरे धीरे। यहाँ से यहाँ जाने में धीरे धीरे बढ़ेगा ठंडी या गर्मी। तो मौसम एक ही दिन में थोड़ी चेंज होता है, मौसम चेंज होने में भी तो 3-4 महीना का लगता है। तो 12 महीना का एक वर्ष होता है, तो 3 चौका 12, 3 महीना का ऋतु होता है। समझ ही रहे होंगे आप। ध्यान दें पूरे कक्ष में एक दिशा में होती है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन, ये बात इंपॉर्टेंट है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का परिवर्तन होता है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब सूर्य की परिक्रमा करने के चलते ही ऋतु में परिवर्तन हो रहा है। अब मान लीजिए नहीं, घूर्णन गति के कारण होता होगा, एक सपोज दिमाग में आता होगा, घूर्णन के गति के कारण। तो आप तो जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर घूम लेती है अपने कक्ष पे, अपने अक्ष पे घूम लेती है। तो 24 घंटा में तो चारों मौसम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 24 घंटा में ठंडी था तो ठंडी रह गया। तो वही बात है,
तो इसका मतलब घूर्णन गति के कारण नहीं, परिवर्तन जो होता है मौसम में परिक्रमण गति के कारण होता है, और स्थान में परिवर्तन होने के कारण। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अलग मौसम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी दूसरे जगह पड़ने लगेगा। बस सूर्य के रोशनी पे खेला है, सूर्य की रोशनी तिरछी तो ठंडा, और डायरेक्ट तो मतलब गर्मी। आओ कच करके सीखें, इसको नहीं सीखना है, एक सेकेंड, अभ्यास इसको कंप्लीट ही कर देते हैं ना, ये बहुत छोटा टॉपिक है। चित्र 3.3 में छोटा टॉपिक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, देख रहे हैं 3.3 में 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर झुका है। 21 जून को है ना, उत्तरी गोलार्ध की ओर झुका है। 21 जून को किधर है, उत्तरी गोलार्ध को, मतलब ये डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है कहाँ पे, ये मान लीजिए विषुवत रेखा थी, ये कर्क रेखा होगा, कर्क रेखा भारत में है, तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कहाँ पे हो रही है, भारत में फोकस हो रही है ना। इस समय यहाँ पे मानसून का समय होगा, गर्मी के दिन होगा। उसके बाद यहाँ जून जुलाई महीना में, अभी का जो महीना चल रहा है, तो अभी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव में क्या है, उत्तरी ध्रुव में 6 महीना का दिन होगा, उत्तरी ध्रुव पे 6 महीना का दिन। और यहाँ पे उसमें भी बताएं, यह अंधेरा क्षेत्र में, छाया क्षेत्र में है, तो दक्षिणी ध्रुव 6 महीना के रात्रि का समय रहेगा, समझे, यहाँ तक जाएगा। यहीं से स्टार्ट हुआ था दक्षिणी ध्रुव, देख रहे हैं, यहाँ से दक्षिणी ध्रुव यहाँ नीचे उतरा, ये यहाँ पे स्थिति आया होगा, तो यहाँ चला आएगा, यहाँ से सोचिए यहाँ तक जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पे ठंडे मौसम रहेगा, तो 6 महीना का। अब बताइए 21 जून के बाद यहाँ पहुँचते हैं, और 21 मार्च आते आते यहाँ पहुँच जाते हैं, तो 21 मार्च को हमारे देश में क्या रहता है, ठंडी का दिन रहता है लगभग ना जी, मतलब ठंडी खत्म होने चलता, बसंत ऋतु का लगभग समय आ चुका होता है। तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ही सूर्य रहती है, मतलब विषुवत रेखा पे रहेगी, सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा पे, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ही, दक्षिणी गोलार्ध के बाद मतलब विषुवत डेट में होगा, समझे। 21 मार्च को लगभग विषुवत रेखा पे सूर्य चमकेगी, हाँ 21 मार्च को। उसके बाद फिर उत्तरायण उत्तरी गोलार्ध में आएगी, शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, यहीं से दक्षिणायन होगी सूर्य। दक्षिणायन कहाँ से, 22 दिसंबर से होना प्रारंभ होगा, फिर आके यहाँ 21 मार्च से ठीक 22 दिसंबर को होगा, फिर 23 दिसंबर को बसंत ऋतु आ जाएगा, विषव मनाएंगे हम लोग। ये सब बात है, एक सेकेंड, 23 सितंबर का डेट कहाँ पे है, 23 सितंबर को क्या होता है, 23 सितंबर को सूर्य लगभग कहाँ पहुँच जाती है, विषुवत रेखा पे लगभग चमकने लगती है ना। 23 सितंबर को 15 सितंबर को लगभग मानसून वापस होने लगती है, मतलब सूर्य 15 सितंबर तक भारत से बाहर हो जाती है, और 23 सितंबर को कहाँ पहुँच जाती है, विषुवत रेखा पे चमकने लगती है, डायरेक्ट लंबवत सूर्य, समझे। तो यही बात बताना चाहते हैं हम कि 23 सितंबर को वहाँ पहुँच जाती है, तो बसंत ऋतु आगमन हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। ये बात समझ लिए होंगे आप लोग, शायद फिर से समझाना पड़ेगा, चलिए दूसरे कक्षा में समझा देंगे ना, समझ लिए होंगे, 4 वर्ष में प्रत्येक ये तो समझा ही दिए थे। यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं, एक फिगर नया बना देंगे हम। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को किधर भाई, 21 जून है, 21 जून है, तो 21 जून को कहाँ पे हो जाएगा, कर्क रेखा पे चला जाएगा सूर्य, तो मतलब इसका मतलब है यहाँ झुकी हुई है, तो डायरेक्ट सूर्य का रोशनी कहाँ पे चला गया, एक सेकेंड, हाँ ये रोशनी ऐसे है, तो ये 21 जून को डायरेक्ट यहाँ पे कर्क रेखा पे जो लंबवत होगी, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में उष्ण अधिक प्राप्त होती है, उष्मा अधिक प्राप्त होती है, किस क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अत्यधिक उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य झुकी हुई 21 जून को आके उत्तर तरफ 23.5 डिग्री इधर आके 21 जून को उत्तरायण हो चुकी है सूर्य, शायद समझ रहे, वहीं से समझा रहे थे ना। चलिए यहाँ से समझते हैं, ठीक है।
क्या है, कर्क रेखा की सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। सच में प्राप्त होगा, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुव के वाले क्षेत्र में ऊष्मा तो प्राप्त होगी, ऊष्मा तो प्राप्त होगी। कहाँ पे? इस क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन क्या ध्रुव वाले क्षेत्र में ऊष्मा प्राप्त होगी? नहीं, कम के बराबर प्राप्त होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में तो ऊष्मा प्राप्त होगी ही नहीं। इधर 6 महीना का दिन होगा, जून जुलाई का महीना अभी दक्षिणी गोलार्ध में अंधेरा रहेगा। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध यहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। यहाँ पे ऊष्मा क्यों नहीं पड़ेगी भाई? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है? तिरछी। तिरछी रोशनी में पावर होगा? नहीं होगा। तो ऊष्मा उतना मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहाँ पे बर्फ जमे रह जाता है। तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीना तक लगातार दिन रहता है। ये बात आप समझ लिए होंगे, कि ये उत्तरी ध्रुव रेखा, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है। यहाँ पे सूर्य लंबवत अभी पड़ी है क्योंकि झुकी हुई है। यहाँ तक ये वाला क्षेत्र में तो गर्मी है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध 66.5 के बाद में तिरछी रोशनी पड़ी है। लेकिन ये जो घूम रही है, ये बिंदु में हमेशा क्या रहेगा? इधर जो 66.5 वाला क्षेत्र में हमेशा तिरछा रोशनी 6 महीना तक रहेगा। वही बता रहा है, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि ये जब चलेगी ना, ये घूमेगी, तो वो तो स्थिर रहेगा। भले ये भाग इधर का इधर भले हो जाए, लेकिन ये तो स्थिर रहेगा। इसलिए 6 महीना लगातार दिन रहेगा। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी 6 महीना तक प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। गर्मी का विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? विषुवत रेखा को विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के उत्तर वाले भाग में गर्मी का मौसम रहता है। कब? जून जुलाई में। अभी का जो समय है, अगस्त आ गया ना, अभी भी गर्मी है। देख रहे हैं मास्टर को पसीना पसीना हो गया है मास्टर। तो यही बात है, गर्मी का समय है। क्यों? क्योंकि धूप यहाँ पे लंबवत पड़ रही है इस उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। क्यों 21 जून को होती है? क्योंकि 21 जून को क्या होगा? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, इस पे सूर्य लंबवत रहेगी। यानी झारखंड से भी गुजरती है क्या चीज़ भाई? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पे ही लंबवत हो जाती है। तो इस झारखंड के लगभग पास आ जाता है क्या? सूर्य की रोशनी लंबवत। तो आप 21 जून को देखते हैं कितना जून में गर्मी होता है भारत में। जून में बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए ज़्यादा गर्मी मतलब डायरेक्ट रोशनी पड़ा है तो बहुत देर तक क्या होगा? सूर्य की रोशनी आते रहेगी। इसलिए बहुत बड़ा दिन हो जाएगा और रात्रि सबसे छोटी। कहाँ पे? पूरा उत्तरी गोलार्ध में। और यही 21 जून को फिर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता रहेगा? यहाँ पे दिन बड़ा, तो 21 जून को सबसे बड़ा रात कहाँ पे होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे बड़ा रात्रि दक्षिणी गोलार्ध में किस डेट में होती है भाई? 21 जून को, जिस डेट में इधर बड़ा दिन होगा। इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर आयनांत। इसे कहते हैं उत्तरायण या उत्तर आयनांत कहते हैं। अब 22 दिसंबर का डेट को समझते हैं। किसका है भाई? 22 दिसंबर के डेट को समझते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जिस प्रकार 21 जून को क्या हुआ था कर्क रेखा पे, वही उसी प्रकार अपना पृथ्वी परिक्रमण गति के कारण सूर्य की सीधा में कहाँ चली जाएगी? सूर्य इसके सीधा में चला जाएगा। यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कब? 22 दिसंबर को पहुँच जाएगी। यहाँ पे पहुँच गई थी, इस गोलार्ध में पूरा गर्मी नहीं रहेगा। तो 22 दिसंबर को डायरेक्ट धूप कहाँ चमक रहा है भाई? मकर रेखा पे। मतलब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिन, साउथ अफ्रीका सब तरफ गर्मी के दिन,
अर्जेंटीना लगभग गर्मी के दिन रहेगा उस समय अर्जेंटीना में, समझे। इस क्षेत्र में गर्मी का दिन रहेगा। उसके बाद क्या होगा, तो 22 दिसंबर को इधर डायरेक्ट लंबवत मकर रेखा पे होगी, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को होगा। सबसे छोटी रात्रि कहाँ पे होगा भाई, 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात्रि एवं सबसे बड़ा दिन। अब 22 दिसंबर को हमारे उत्तर भारत में क्या होता है, उत्तर मतलब उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत में, चीन में, इधर पूरा उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात और सबसे छोटा दिन ना जी। रात्रि सबसे बड़ी होती है, उसके दिन सबसे छोटी। यह बात, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है कब, चूंकि सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है, मतलब उल्टा हो जाता है। यहाँ दिन लंबा तो ऊपर में रात लंबा, ऊपर में रात लंबा, यहाँ पे दिन लंबा होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व हम लोग दिसंबर में मनाते हैं ना जी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी के दिन स्वेटर चद्दर ओढ़ के हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में क्या, पूरा गर्मी से परेशान है लोग, उस समय क्या मनाता है, क्रिसमस का दिन मनाता है। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन होती है। अब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध क्या होता है भाई, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है। अब 21 मार्च एवं 23 सितंबर का देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा विषुवत रेखा पे पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, सूर्य 21 मार्च, मान लीजिए घूर्णन परिक्रमण गति के कारण यहाँ से यहाँ आती है सूर्य, फिर यहाँ से यहाँ जाती है सूर्य, आती है जाती है, आती है जाती है, सूर्य नहीं आती जाती है। इसके गति के कारण अपने परिक्रमा जो कर रही है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, जिसके कारण क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी कभी यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ नहीं पड़ेगा जी विषुवत रेखा पे। सर यहाँ पे कब पड़ेगा, यहाँ पे 2 दिन पड़ेगा, इधर से जगने वक्त भी, उधर से आने वक्त भी। कब कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को वहाँ पड़ती है। 23 सितंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। सूर्य की ओर कोई झुका नहीं रहेगा, दोनों तरफ अंधेरा ही रहेगा दोनों ध्रुव पे, समझे। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन समान रहेगा। उस दिन रात एवं दिन बराबर होता है। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को एक प्रश्न पूछा जाता है, किस दिन सूर्य मतलब किस डेट में पृथ्वी पे समान रात्रि एवं दिन का मौसम समय होता है, तो रात 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होगा। काहे कि सूर्य की किरणें उस दिन कहाँ पड़ रही, विषुवत रेखा पे। इसे विषुव कहा जाता है। विषुवा पर्व जो हम लोग मनाते हैं ना बिहार में, उत्तर भारत में, तो वही 21 मार्च को मनता है ना, 21 मार्च को, क्योंकि 21 मार्च को विषुवत रेखा पे सूर्य होती है। और उसी दिन से एक एक डेट बढ़ना प्रारंभ करता है उत्तरी गोलार्ध में। और अप्रैल मई में आते आते क्या हो जाता है, मानसून पूर्व फुहार होने लगता है भारत में। मतलब मौसम क्रिएट होने लगता है कि अब गर्मी बढ़ रहा है और बारिश होगा। कहाँ पे, भारत या उत्तरी गोलार्ध के स्थिति में, समझे। भारत का स्थिति ऐसा हो जाता है, यह मौसम बनाने लगता है बारिश का। बारिश नहीं होता है क्योंकि मजबूत नहीं होता है उस समय। जब सितंबर आ जाता है, मतलब सितंबर नहीं, इसको जुलाई के लगभग, जुलाई अगस्त महीना में 15 जुलाई के बाद भारत में क्या हो जाता है भाई, मानसून पूरे भारत में छा जाती है 15 सितंबर तक। इससे पूरे पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है, इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। 23 सितंबर जो है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है भाई, बसंत ऋतु। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, मतलब सितंबर 23 सितंबर के बाद शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में बढ़ना प्रारंभ होगा सितंबर के बाद।
अभी अगस्त है, 23 सितंबर के बाद देखिएगा हल्का फुल्का ठंडा का मौसम आने लगेगा, वही बात है। 21 मार्च को क्या भाई, एक सेकेंड, 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को क्या होता है, जब 21 मार्च होता है तो विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। 21 मार्च को क्या होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों दिन क्या होगा, यहाँ पे सूर्य की रोशनी विषुवतीय रेखा पे होगा। ये विषुवत रेखा है ना, दोनों दिन 23 तारीख को और 21 तारीख को क्या होगा, विषुवतीय रेखा पे क्या है, सूर्य लंबवत, लेकिन इफेक्ट अलग अलग है। इफेक्ट क्या है, अगर 23 सितंबर का बात बोलें तो 23 सितंबर को सूर्य जा रही है, किधर से भाई, इधर से सूर्य जा रही है, क्योंकि गर्मी के दिन हमारे सितंबर महीना में, अगस्त महीना, जून जुलाई अगस्त में गर्मी के दिन था, यहाँ से जा रही है तो इसको गर्म करके जा रही है ना, गर्म करके जा रही है तो जा रही तो अब ठंडा होगा, तो यहाँ से क्या होगा प्रारंभ, शरद ऋतु का महीना, शरद ऋतु का महीना प्रारंभ होगा और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उसमें ठंडी खत्म हो रहा होगा, किधर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु, ठंडी खत्म होता है, उसके बाद मौसम मस्त हो जाता है। कौन ऋतु कहलाता है, बसंत ऋतु। ये बसंत ऋतु होगा। लेकिन आप सोचिए, जब इधर से जाएगी भाई, इधर से जाएगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ गर्मी खत्म हो रहा है और यहाँ पे ठंडी खत्म हो रहा है। तो गर्मी खत्म होगा तो यहाँ ठंडी आएगा, ठंडा होगा पृथ्वी, दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद क्या होगा भाई, 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा मौसम प्रारंभ और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु शुरू हो रहा होगा मार्च में ना जी। 21 मार्च में, अप्रैल आते हैं तो खूब गर्मी। समझ में आ रहा है ये बात। तो स्थिति एक ही है, 23 सितंबर और 21 मार्च का स्थिति एक ही है कि सूर्य यहाँ विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, लेकिन कंडीशन अलग है। कहीं गर्मी था तो वहाँ गर्मी को ठंडा करके आ रहा है, और कहीं ठंडा है तो उसको गर्म करते जा रहा है। तो बसंत ऋतु और शरद ऋतु में तब्दील होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। घूर्णन के कारण ऋतु में परिवर्तन हो गया, और क्या हुआ भाई, पृथ्वी के घूर्णन के परिक्रमण के कारण दिन एवं रात्रि एवं ऋतु में परिवर्तन होता है। घूर्णन के कारण दिन और रात, कभी यहाँ पे चमका, 12 घंटा के बाद इधर सूर्य आ गई, मतलब पृथ्वी घूम गई तो इधर सूरज, जहाँ रात्रि थी। तो वही घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात, अब परिक्रमण के कहते हैं, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होती है। तो ये था आज का टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास प्रश्न पे हम चर्चा कर लेंगे, पूरा अभ्यास प्रश्न भी साथ ही साथ लेके चलेंगे। चलिए बने रहिए, दोस्त लोग को भी बताइए इस चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्त लोग को जोड़िए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत। देखिए आप लोग के लिए पसीना में हम कितना वीडियो बनाते हैं।